क्यों क्यों कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा का चुनाव हार गई? सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी उनकी बनती है जिनको सब कुछ दे रखा था। आप 32 वोटों से चुनाव हार गए। जनता ने हराया, बीजेपी ने हराया या आप लोगों ने हराया? बहुत जगह कांग्रेस के जो इच्छुक लोग थे जिनको टिकट नहीं मिला और वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए या खड़े किए गए, उनको बिठाने का उस तरह से प्रयास शायद नहीं हुआ जितना पार्टी मैनेज नहीं कर पाई। आपको ऐसा लगता है कि जो बार बार बात होती है कि ये चुनाव जाट गैर जाट का था, जो सो कॉल्ड हार्टलैंड है, जाटों की, हरियाणा का कह लो, जाटों का कह लो, उसमें से यदि आप रोहतक लोकसभा को अगर साइड में रख दें तो कहीं कुछ भी नहीं। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बुके है। आपको नहीं लगता कि अब इस कॉम्बिनेशन को तोड़ने की आवश्यकता है या ये ठीक है? जो मुख्य पद हैं, इत्तेफाक है, जो मतलब लीडरशिप जो होती है किसी भी पार्टी की, किसी भी संगठन की, उसका बहुत अभाव है हरियाणा की राजनीति में। लीडरशिप कुछ परिवारों में बंद के रहेगी। आपकी पार्टी की तरफ से भी लीडर्स को डेवलप करने की कोशिश नहीं हो रही है, अदर देन द फैमिली इन द बैकग्राउंड। आप मुझसे वो कहलवाना चाह रहे हो जो मैं नहीं कहना चाह रहा। ये जानते थे राहुल गांधी की आप चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं? बिल्कुल, बात हमारी शुरू वहीं से हुई थी, उन्हीं ने शुरू की थी। अच्छा, क्या बोले थे? अच्छा, कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती थी 4 से लोकसभा? हाँ, बिल्कुल लड़ना चाहता था। टिकट नहीं दी आपको? नहीं दी। ओबीसी की राजनीति आपके नेता राहुल गांधी कर रहे हैं आजकल, तो आपकी जो राजनीति है उससे इसको कुछ नुकसान होगा? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी की जो बात है वो टैरिफ की बात हो रही है, 25% टैरिफ, और अगर आपने रशिया से तेल लिया तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। जयशंकर जी कुछ ही कहते रहे कि यूनाइटेड नेशंस में वो प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें 180 देशों ने उसके समर्थन में किया। क्या समर्थन में किया? यू आर फ्रेंडलेस राइट नाउ। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है, और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बेहद ख़ास हैं, और उनका परिचय मैं आपको दूं क्योंकि उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ाई की, उसके बाद जेएनयू में पढ़े, और उसके बाद किंग्स कॉलेज लंदन से भी उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री की। इसके अलावा राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं क्योंकि परिवार में राजनीति थी तो उसको देखते ले आए, और सर छोटू राम के परिवार से संबंध रखते हैं। आईएएस बने, हरियाणा काडर मिला, और 2019 में बीजेपी की टिकट पे पहली बार सांसद बने। 5 साल सांसद रहे। उससे पहले उनके पिताजी 2014 में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और केंद्रीय मंत्री बने, और 2024 में पूरे परिवार ने ही एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, और 2024 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आपने उचाना कला सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और महज 32 वोटों से आप चुनाव हार गए। आज के हमारे मेहमान हैं हिसार के पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार आदेश जी, धन्यवाद। कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। आईएएस की एक बाबू की नौकरी, बढ़िया 9 से 5 की सरकारी गाड़ी, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, बड़ा घर, बड़ा बंगला, वो मज़े, और उसके बाद जनता के बीच में आप चले गए। तो कौन सा ठीक था अगर आज पूछूं तो? एक सांसद के रूप में प्रतिनिधि आप रहे, और एक आईएएस की नौकरी, और एक बढ़िया आप अवसर हो, और एक अलग ही प्रोटोकॉल चल रहा है। देखिए, सिर्फ अगर सुख सुविधा और जो एक कहते हैं कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उस नाते यदि देखें तो सिविल सर्विसेज इंडिया की जो है, अगर उसमें आपका उसमें भर्ती हो जाए तो आप ये कह सकते हैं कि एक सरकारी पट्टा लिखवा लेते हैं आप 35-40 साल का और तो घोड़ा गाड़ी और वो सारी चीज़ें जो हैं वो पहले दिन से आपको उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन राजनीति का जो आयाम है वो बहुत बहुत विस्तृत है। ठीक है, सिविल सर्विसेज में भी, आईएएस में आपको बहुत मौके मिलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखने के, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में जाने के, लेकिन फिर भी जिस समय आप जहाँ भी होते हैं उस समय आप एक साइलो के अंदर ही काम कर रहे होते हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है। लेकिन राजनीति एक 360 डिग्री वाला है, और उसके अंदर मतलब बहुत भिन्न है। कहने को तो दोनों में पब्लिक सर्विस है, लेकिन राजनीति अलग है। राजनीति में आपका समय अपना नहीं है, वो समय लोगों का है। जब आप नौकरशाही में होते हैं तो आप अपने दिन का निर्धारण कर सकते हैं क्या करना है, किससे मिलना है। राजनीति में वो सुविधा नहीं हो पाती, तो उस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मेरे ख्याल से शायद जो एक संतुष्टि की बात है
वो यदि राजनीति में आके यदि आप कुछ करें, वो उससे उसकी अनुभूति शायद ज़्यादा होती है बजाय सिविल सर्वेंट के। सिविल सर्वेंट के मुझे एक और ये भी लगता है कि क्योंकि वो एक पक्की नौकरी है, तो उसमें आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना आसान काम नहीं है, क्योंकि लंबी चौड़ी जवाबदेही नहीं है। जब तक आप कुछ बहुत ही गलत ना करें, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई गाज गिरेगी आके। तो उस नाते वो ठीक है, आदमी एक कंफर्टेबल जोन में रहता है करीब करीब सारा ही टाइम। लेकिन राजनीति, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत उसका आयाम बहुत विस्तृत है, और मौका यदि आदमी को अच्छा मिले तो बहुत कुछ करने की उसमें संभावना रहती है। अब आपने दोनों कर लिए, ठीक है। अगर अब मैं आपसे पूछूं आपकी फेवरेट कौन सी है, सच्ची बता ना, बिल्कुल अंदर से आवाज आनी चाहिए। नहीं, देखिए, इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि जहां आप अपने जीवन के जो प्राइम ईयर्स जो 21 साल दिए आपने, 21 साल जहाँ दिए हो, तो आपका एक जो टेम्परामेंट है और दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो तो प्रभावित होता है। उससे बाहर निकलना इतना आसान तो नहीं होता। मेरी शायद किस्मत अच्छी थी कि मैं छोड़ते ही 2 महीने के अंदर अंदर MP बन गया था, तो शायद मुझे उस चीज़ का ज़्यादा आभास भी नहीं हुआ कि कोई ऐसा बदलाव हुआ है। लेकिन अब जहाँ पे हूँ, मैं ये चाहूँगा कि वही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हो, ताकि मैं उसको अपना पूरा दे सकूँ, उसको समय भी दे सकूँ, और जो मेरे सामर्थ्य में है वो सारा मैं उसको दे सकूँ। IAS जब आप थे 2 महीने के अंदर आप सांसद बन गए। IAS में तो आप जिसके चाहेंगे, आपकी मर्जी, आपको मिलना है नहीं मिलना है, ठीक है, आप चूज़ करोगे। लेकिन जब आप सांसद बने, लोगों के बीच में वोट मांगने गए, और जब 5 साल तक वहाँ काम किया, तो फिर तो लोगों के हिसाब से आपको मिलना पड़ता होगा। तो उसमें आप अपने आप को आपने कैसे ढाला कि हाँ भाई, अब मैं जनता के प्रति मैं बैठा हूँ यहाँ पे? मतलब दिक्कत आई इसमें? इस प्लेटफॉर्म में दिक्कत आई? इसमें तो देखिए, मेरे को जब मैं नौकरी में था तब भी मेरे दरवाजे बंद नहीं थे। तब भी ऐसा नहीं था कि मेरा लोगों से मेल जोल कम रहता हो। लोगों से मतलब जो मेरे से दफ्तर में मुझसे मिलने आता था, ये नहीं था कि आपको अपॉइंटमेंट लेके ही आना है, इस तरह का मेरा कुछ नहीं था। बल्कि आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि मैं फरीदाबाद DC था। ये बात होगी मेरे ख्याल से 2007-8 की। तो मेरे पास एक व्यक्ति आया मिलने, और कोई काम था उसका। तो मैंने तहसीलदार साहब को फ़ोन कर दिया कि जी ऐसे ऐसे आपकी तहसील से है, और इस तरह का कोई ज़मीन का मसला है, ज़रा देख लीजिए आप। उसके बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तहसीलदार साहब से कब मिले थे? कहते जी तहसीलदार साहब से तो मैं मिला ही नहीं। तो मैंने कहा तहसीलदार साहब से क्यों नहीं मिले? तो कहता जी तहसीलदार साहब यूँ कहाँ मिलते हैं? मैंने कहा यार, DC हल्का हो गया और तहसीलदार साहब बहुत बड़े हो गए। तो उसका कारण शायद यही था कि कम से कम लोगों से मिलने में मेरे को कभी वो संकोच वाली बात नहीं थी, और ना मैं अवॉइड करता था। और कुछ ये है कि मैं राजनीति में नहीं था, लेकिन बचपन से मैंने देखा यही है। बचपन से मैं जब से अपने माता पिताजी के साथ खास तौर पर जब रहना शुरू हुआ 1982 के बाद से, और जब तक मैं नौकरी में आया 1998 में, तो वो जो 16 साल का समय है, तो मेरे पिताजी तो हमेशा लोगों से घिरे रहते थे, चाहे घर हो या बाहर हो। तो उस नाते वो मुझे कभी ये नहीं था कि मिलने में कोई दिक्कत है या कोई मैंने अपने आप को बांध रखा है। लेकिन टेम्परामेंट ज़रूर थोड़ा सा हो जाता है, एक IAS का टेम्परामेंट और एक नेता का टेम्परामेंट। क्योंकि मेरे में ये 5 साल में भी अभी ये नहीं हो पाया कि मैं जिस काम के लिए भी आदमी आए उसको मैं सच्ची झूठी हाँ भरता रहूं। वहाँ थोड़ा मैं कई बार काम देख के झिझक जाता हूँ कि ये तो होने वाला ही नहीं है, लेकिन सामने वाला मान के तैयार नहीं होता, लेकिन हाँ भरनी कि नहीं जी आप कह दोगे तो हो जाएगा। तो मेरे को क्योंकि कई बार ये लगता है कि आपका जो एक वो कैपिटल होता है लोगों के साथ, उसको भी ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए। कि यदि आप किसी को 5 दफ़ा कोई काम बोलें और वो ना हो, तो फिर आपको अगली बार झिझक होनी शुरू हो जाती है। और जब काम होने वाला ही नहीं है फिर भी आप किसी को इंसिस्ट कर रहे हो, आपको भी पता है नहीं हो सकता, समझते भी हो आप इस बात को, लेकिन आपके सामने वाला तो नहीं मानेगा। लेकिन एक सच्चाई राजनीति की ये भी है कि राजनेता कभी भी ना नहीं बोलता, मतलब उसको हाँ ही बोलना है ताकि उसके कार्यकर्ता, पता क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल है कि आपको हाँ ही बोलनी है, क्योंकि सबके काम तो होते नहीं। वो एक बार किसी ने कहा था, मैंने किसी के इंटरव्यू में सुना था, उसने बड़ी अच्छी तरह से इसकी समिंग अप की थी। क्या? कि अफसर यदि थोड़ी सी हाँ बोलना सीख लें और नेता यदि थोड़ी सी ना बोलना सीख लें तो गाड़ी अच्छी चल जाएगी। तो उसमें मुझे काफ़ी सच्चाई लगी उस मुझे किसी पॉलिटिशियन ने ये कहा
कि सबके काम तो होते नहीं। अगर आप उनको अच्छे से ट्रीट कर लो और उनकी बात सुन लो, वो आधे सेटिस्फाई उसी में हो जाते हैं। ठीक है, काम हो या ना हो, सबके काम तो हो नहीं सकते ना। बिल्कुल। तो ये एक मुझे लगता है कि एक जो मतलब इस प्रोफेशन में नए आए हैं, जैसे आप हैं, आईएएस से आप आए हैं, या कोई पत्रकारिता से आता है, या कोई और फील्ड से आता है, तो उसको ये चीज़ सीखनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सीखनी चाहिए। और मुझे इसी चीज़ में थोड़ी कमी लगती है, जिसको न्यू ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियंस बोलते हैं और जिनको हम ओल्ड टाइम पॉलिटिशियन बोलते हैं। जैसे आपके फादर, वो 24/7 राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक और सामाजिक। तो उनको तो आप ये कह लीजिए कि उनका तो दिन नहीं निकलता अगर दिन में काफ़ी लोगों से मिलना लें या कहीं जाना लें। तो वो जो एक लोगों से जुड़ाव है, चाहे आप सत्ता में हैं नहीं हैं, काम हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन वो एक जुड़ाव जो है लॉन्ग रन में तो वही काम आता है। अदरवाइज बहुत से ऐसे हैं, खास तौर पे मैं देखता हूँ, जो एक बार मौका मिल जाता है उसके बाद दोबारा पलट के कभी मौका भी नहीं मिल पाता। उसका कारण शायद यही रहता है कि लोगों से एक जुड़ाव जो रहना चाहिए। देखिए, आप यदि मान सम्मान दे रहे हैं, आदमी से ठीक तरह से बातचीत कर रहे हैं, काम फिर सेकेंडरी हो जाता है। क्योंकि लोग इतने समझदार ज़रूर हैं कि उनको भी पता है कि सारे काम नहीं होते, और सत्ता में जब होते हो तो कितने हो सकते हैं, और जब सत्ता के बाहर हो तो कितने हो सकते हैं। तो लेकिन उम्मीद से क्योंकि लोग आते हैं, तो उस उम्मीद को थोड़ा सा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। फिर मुझे याद आया, जब मैं नया नया सांसद बना था तो मेरे पिताजी ने एक बार बोल दिया कि भाई, जिस तरह से तू लोगों से बात करता है, मैं तो लोगों को जोड़ने की कोशिश करता रहता हूँ। तू कई बार ऐसा करता है कि ये आदमी दोबारा पलट के ना आए। मैंने कहा जी, काम होने वाला नहीं था इसलिए मैंने उसको स्पष्ट मना कर दिया, नहीं होने वाला। मैंने कहा क्यों आए वो दोबारा? कहता वो तुम्हारे पास अगर दोबारा नहीं आया तो तुम्हारे साथ जुड़ेगा कैसे? जुड़ेगा तो वही आदमी जिससे निरंतर आपका तालमेल बना रहे। तो ये बड़ी एक सीखने वाली चीज़ है, और इसीलिए मैंने कहा बहुत बड़ा अंतर है न्यू ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियंस में और जो पुराने वाले हैं। पुराने वाले एक अलग तरह के लोग थे। उनको आदत पड़ जाती होगी ना? आदत पड़ जाती। आदत पड़ने के अलावा वो उनका जीवन शैली वो हो जाती है, और उनको ज़िंदगी में अदरवाइज उनका मज़ा नहीं आता यदि लोगों के बीच में ना हो तो। और वो बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र में सबसे ज़रूरी चीज़ वही है। जब इस बार विधानसभा चुनाव हुआ हरियाणा का, आप 32 वोटों से चुनाव हार गए। जनता ने हराया, बीजेपी ने हराया, या अपनों ने हराया? देखिए, मैं कभी जनता के विवेक पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। ठीक है। मेरा हमेशा ये मानना है कि जो एक कलेक्टिव विजडम है, सामूहिक सोच जिसको कह लें, वो किसी भी निजी सोच से बड़ी होती है। तो उस नाते लोगों को कोई दोष दे उसमें कुछ नहीं है। हाँ, राजनीतिक षड्यंत्र कह लीजिए, भीतरघात कह लीजिए, वो बहुत था। और वो सिर्फ मेरी सीट नहीं, मेरी सीट थोड़ी प्रमुखता से ज़्यादा इसलिए आ गई क्योंकि पत्रकारिता की भाषा में इसको हॉट सीट की संज्ञा दी गई है। क्योंकि वहाँ कई बार चौटाला साहब का परिवार और हमारे परिवार के बीच में चुनाव हो चुके हैं, तो उस नाते वो संज्ञा क्योंकि उस सीट को मिली हुई है और लोगों की नज़र रहती है, और फिर मार्जिन बहुत कम रहा, प्रदेश में सबसे कम था, तो उस नाते वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा उभर के सामने आती है। ख़ास तौर पे जिस तरह से मैं कहूँगा कांग्रेस का वोट जिस तरह से छान दिया गया। कितनी जगह बटा हुआ? कम से कम 3 जगह। कितना वोट गया? देखिए, मेरे में और बीजेपी के उम्मीदवार में 32 वोट का फ़र्क था। उनकी 48,968 थी, मेरी 48,932 थी। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट थे उसकी शायद 31,000 वोट थी। क्या नाम था उनका? वीरेंद्र घोगड़िया गांव है इनका। ठीक है। वहाँ से थे। क्योंकि गांव के कैंडिडेट थे तो एक वो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उस नाते उनको एक समर्थन भी मिला था उनके गांव का, और उनके साथ के लगते जो कुछ गांव और हैं। लेकिन उसके अलावा उनको कांग्रेस का वोट भी थे, काफ़ी बिल्कुल कांग्रेसी थे। बल्कि जब मेरे पिताजी कांग्रेस में थे तो उन्हीं के साथ वो काम करते थे, शायद मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी बने थे वो उस समय में, तो कांग्रेसी थे। और उनकी 31,000 वोट आई, और एक और थे उनकी करीब मेरे ख्याल से 7300 या 7400 वोट आई।
तो इन दोनों की मिला के ही करीब 40,000 वोट हो गई। और दोनों कांग्रेसी थे। दोनों कांग्रेसी थे, दोनों कांग्रेस के टिकट के इच्छुक थे। अब मैं से काउंटर सवाल पूछूं आपसे, ये दोनों किस कैंप के थे? भाई देखो हरियाणा में क्या कैंप्स हैं, भूपेंद्र हुड्डा कैंप, रणदीप सिंह सुरजेवाला कैंप, चौधरी वीरेंद्र सिंह कैंप, कुमारी शैलजा कैंप, किरण चौधरी कैंप। तो ये जो चुनाव हुआ था ये दोनों किस कैंप के थे? नहीं, कैंप तो देखिए, क्योंकि मेरे पिताजी 2014 में कांग्रेस छोड़ गए थे और फिर 2024 में वापस कांग्रेस में आए। हाँ, बल्कि पहले मैं आया और उसके बाद 1 महीने बाद उनकी वापसी हुई। तो इस नाते कांग्रेस में हमारा कोई कैंप तो था नहीं। ठीक है, तो वो ठीक है, वो नहीं आपका कैंप तो आपको रहेगा भी ना, जो बाकी बचे कैंप है उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, अब वो कैंप तो अब किसकी कहाँ पे एफिलिएशन है ये पता नहीं लगता, क्योंकि अंत में जो बात समझ में आई उसमें सिर्फ भीतर से नहीं भाजपा की तरफ से भी अच्छा खासा समर्थन मिला। अच्छा, मतलब वो तो संसाधनों के माध्यम से ही कर सकते थे, क्योंकि वोट तो उनके पास हल्के में जितना था वो उनके कैंडिडेट को मिला, उससे ज़्यादा ना हमने कहा था बिल्कुल उतनी वोट बीजेपी की आई। जैसे मैंने कहा वो तो सिर्फ कांग्रेस की वोट है जो छांट दी गई। तो हाँ, कैंप्स तो आप जो कह रहे हो कि एक कांग्रेस के अंदर क्योंकि संगठन की कमी थी। नहीं, ये सिर्फ हरियाणा में नहीं, हर राज्य में। ना, मैं तो इस हिसाब से कह रहा हूँ, खास तौर पर हरियाणा में क्योंकि संगठन ही नहीं था। तो जितने भी जिनका एम्बिशन था चुनाव लड़ने का, उनको आप टिकठार थी कह लीजिए, कुछ भी संज्ञा दे दीजिए, वो कहीं ना कहीं तो जुड़े थे, क्योंकि और कोई रास्ता तो परफॉर्मेंस दिखाने का है नहीं। बता नहीं पा रहे आप। तो किसी के साथ जुड़ेंगे तभी कहीं आगे जाके उम्मीद रख सकते हैं। तो उस नाते जुड़े हुए थे सारे। तो ऐसा लगता है आपको कि उनको असाइनमेंट दिया गया था कि भाई विजेंद्र सिंह को थोड़ा सा ठीक करो? मैं ये कहूँगा कि कम से कम उनको बैठाने का प्रयास नहीं किया गया। एक तो इसमें फिर एक इसमें एक नाम और जुड़ता है जो आपकी सीट पे, लोकसभा सीट पे जो सीटिंग एमपी थे जयप्रकाश, वो भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, क्या इन सब ने किसी ने मिलकर ये प्रयास नहीं किया कि भाई जो बागी हो गए हैं पार्टी के उन्हें बिठाओ, समझाओ? देखिए, आपने यदि हरियाणा का चुनाव नोटिस किया हो तो अनेकों सीटों पे कांग्रेस के बागी खड़े थे और कोई इक्का दुक्का छोड़ के कोई भी नहीं बैठा। नहीं बैठा या बैठाया नहीं गया। मुझे बिल्कुल वो इलेक्शन याद है जो पंजाब का चुनाव था, जब पहली बार अकाली दल रिपीट हुई थी। अदरवाइज अकाली दल की कभी 2 बार सरकार नहीं बनी। ये बात है 2017 वाला चुनाव, 17 से पहले वाला 2012 का चुनाव। उस समय कांग्रेस की लहर थी पंजाब में, इसी तरह से जैसे इस बार हरियाणा में थी। लेकिन क्योंकि वो उम्मीद बहुत थी लोगों को, तो बहुत से लोग इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे और बहुत कहा गया। उस टाइम कैप्टन अमरिंदर सिंह थे उस समय कांग्रेस के सर्वे सर्वा पंजाब में, कि जी मना लो, बात कर लो, कहीं नुकसान ना कर दें। तो उनको भी एक ये भ्रम था कि नहीं बहुत जीत रहे हैं हम, बल्कि उन्होंने तो कुछ इस तरह से कहा था कि एक बार इलेक्शन ख़त्म होने दें, इनको देख लेंगे सब। उनकी भाषा और ज़्यादा खड़ी थी पंजाबी में, वो मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा कि सबको देख लेंगे। तो उसी तर्ज पे मुझे लगता है हरियाणा में भी एक कारण ये रहा। कारण तो अनेकों थे, बट एक कारण ये रहा कि बहुत जगह कांग्रेस के जो इच्छुक लोग थे जिनको टिकट नहीं मिला और वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए या खड़े किए गए, उनको बिठाने का उस तरह से प्रयास शायद नहीं हुआ जितना पार्टी मैनेज नहीं कर पाई। हाँ, उस नाते अगर मैं डिफरेंस देखूं कि लगभग आप 20,000 वोट का टोटल डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस के वोट में, और अकेले 40,000 वोट तो आपके खिलाफ पड़े हुए हैं, यानी आपकी पार्टी के आपके खिलाफ पड़े हुए हैं। ठीक है ना? तो अगर चीज़ों को मैनेज किया जाता या मिल के चुनाव लड़ा जाता या एक बुके में चुनाव लड़ा जाता तो कुछ बेहतर रिजल्ट हो सकते थे, सरकार बन सकती थी। देखिए, ये चुनाव कांग्रेस का था और कांग्रेस ही इसको हार सकती थी। तो इसमें बीजेपी को तो शायद आखिरी के हफ्ते में समझ में आया है कि कुछ संभावना बन सकती है, जब उन्होंने फिर अपनी गोलबंदी करनी शुरू की है। जहाँ जहाँ उन्होंने कोई 15-20 सीट आइडेंटिफाई की हैं लास्ट में, जहाँ उन्हें लगा कि संभावना बन सकती है, और वो उसमें कुछ किसी ना किसी हद तक कामयाब रहे। क्योंकि जितनी सीट इस बार आई बीजेपी की, इतनी तो पिछले दोनों चुनाव में नहीं आई थी।
तीसरे चुनाव में उनकी 48 सीट आई। 48 सीट आई। तो उस नाते उन्होंने तो फिर जब उनको मैदान में लगा कुछ संभावना है, उन्होंने तब खेल खेलना शुरू किया है। अन्यथा उनको उम्मीद नहीं थी कि इस बार हरियाणा में कोई संभावना है, और शायद किसी को भी नहीं थी। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया था, लेकिन वही बात आखिरी के 3-4 दिन में एक थोड़ा थोड़ा कानों पे कोई बात डलनी शुरू हुई थी। मैंने लिखा था चुनाव के बीच में हाँ, कि कांग्रेस पार्टी की सीटें कम होनी शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेरी ट्रोलिंग होगी। नहीं, उस समय क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं था। उस समय तो ऐसे ऐसे ये जो क्या एग्जिट पोल वगैरह करते हैं, ओपिनियन पोल नहीं, एग्जिट पोल, जो लोकसभा चुनाव में धराशायी हो गए थे, उनको हरियाणा में बड़ी उम्मीद नजर आई। तो उन्होंने बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस की जीत दिखाई एग्जिट पोल में और वो उलट हो गया वहां पे। तो किसी को उम्मीद थी नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि ये कांग्रेस का चुनाव था और कांग्रेस खुद ही इसको हार सकती थी। और वो आपको ऐसा लगता है कि जो बार बार बात होती है कि ये चुनाव जाट गैर जाट का था, क्योंकि मेरे पास इसमें एक डाटा है। वो डाटा ये है कि जो बीजेपी की बेल्ट है गैर जाट की, जीटी रोड बेल्ट, जहाँ कुरुक्षेत्र, अम्बाला 2 ऐसे जिले हैं जहाँ जीतना बीजेपी को था, जीती कांग्रेस पार्टी, और जहाँ सोनीपत जैसा गढ़ था भूपेंद्र हुड्डा का और जाटों का, वहाँ बीजेपी जीत गई। तो फिर ये उल्टा कैसे हो गया? नहीं, वो अब आपने जो सवाल किया उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस हरियाणा में कभी भी किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं रही है। लोकदल या वो जो भी उसका स्वरूप रहा है, अलग अलग समय पे कई नाम उसके बदले हैं, उसका जरूर एक धुरी जो थी वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी थी, लेकिन कांग्रेस उस तरह से कभी नहीं थी। लेकिन क्योंकि 10 साल एक बड़ा मजबूत नेतृत्व रहा, मुख्यमंत्री रहे और वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, तो ये ज़रूर था, क्योंकि एक धड़ा ज़रूर था जो बीजेपी के बिल्कुल विरुद्ध है और उनको उम्मीद सिर्फ कांग्रेस से। तो उस नाते एक इम्प्रेशन हो सकता है गया हो, और मुझे लगता है कि शायद गया भी था। लेकिन जैसे मैंने कहा, कांग्रेस हरियाणा में पार्टी है सबकी, और जब नतीजा आया तो उसकी सबसे हैरान कर देने वाली बात ही ये थी कि अम्बाला लोकसभा में 9 में से 6 सीट आई हैं, कुरुक्षेत्र में 9 में से 6 आई हैं, इसी तरह से सिरसा में 9 में से 6 आई हैं। लेकिन जो सो कॉल्ड हार्टलैंड है जाटों की, हरियाणा का कह लो, जाटों का कह लो, उसमें से यदि आप रोहतक लोकसभा को अगर साइड में रख दें तो कहीं कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कहीं 1 है, कहीं 2 हैं। सोनीपत साफ है, जींद साफ है, करनाल साफ है, पानीपत साफ है। तो वो जाट नॉन जाट की बाइनरी जो है वो इस इलेक्शन में धूमिल पड़ गई, और शायद उसके पीछे बहुत कारण है, लेकिन हाँ, कांग्रेस की मैनेजमेंट जो थी उसमें। आपके हिसाब से क्या कारण है, क्यों कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा का चुनाव हार गई? क्या उसमें एक कारण कुमारी शैलजा है जो 10 दिन से अपने घर बैठ गई और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बाहर नहीं निकलूंगी? देखिए, सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी उनकी बनती है जिनको सब कुछ दे रखा था। बड़प्पन दिखाना उनका काम था। यानी आप कह रहे हुड्डा परिवार का सारी जो गड़बड़ शुरू हुई है वो वहाँ से हुई है। सब कुछ यदि आप एक ही टोकरी में डाल दोगे तो उसका नतीजा बेहतर आम तौर पे कभी नहीं आता। और ख़ास तौर पे कांग्रेस हमेशा हरियाणा में कह लीजिए, देश में कह लीजिए, मल्टीपल लीडरशिप की पार्टी रही है। देखिए, कांग्रेस बीजेपी नहीं है, कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। इसमें काडर उस तरह से नहीं है जिस तरह से उन पार्टीज़ में है। कांग्रेस बहुत हद तक लीडरशिप लेड पार्टी है। वहाँ लोग हैं जिनका अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, और उनका जो एक पूरा गठ बनता है उससे पार्टी का काडर भी है, संगठन भी बनता है, और चुनाव भी लड़े जाते हैं। तो उसमें यदि आप सबको साथ लेके नहीं चलेंगे तो दिक्कत आना स्वाभाविक है। मैंने किसी एक और इंटरव्यू में उदाहरण दिया था चौय देवीलाल का। 2 चुनाव जीते थे वो, 77 का और 87 का। और हरियाणा की सबसे बड़ी जीत जो हुई हैं कभी भी, वैसे तो कांग्रेस का राज रहा है बहुत लंबे समय तक, लेकिन सबसे बड़ी जीत जो हुई है वो 77 और 87 के चुनाव की थी। अब चौय देवीलाल को थपा तो दिया जाट नेता, लेकिन सबको साथ लेके चले थे। तब जाके वो जो उनका गठजोड़ था उसमें इतनी शक्ति आई कि वो कांग्रेस जैसी ताकत को हरियाणा में 2 चुनाव में बहुत पुरजोर तरीके से गिरा सकी। तो कभी भी एक व्यक्ति या एक कम्युनिटी अगर ये सोचे कि हम ही सब कुछ कर लेंगे तो नहीं होता। आप धुरी बन सकते हैं,
लेकिन आप सब कुछ नहीं हो सकते। मतलब मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ये कह रहे हो कि भूपेंद्र हुड्डा या हुड्डा परिवार सबको साथ लेकर नहीं चला, और ये एक सबसे बड़ा कारण रहा हार का। अगर साथ लेकर चलते तो निश्चित ही वहाँ पे सत्ता आ जाती। नहीं नहीं, सत्ता तो जैसे मैंने कहा कि हरियाणा में जो चूक हुई है वो बहुत घातक चूक है। हरियाणा का चुनाव कांग्रेस का हारने का कहीं से नहीं बनता था, और जो एक मोमेंटम बना था राहुल गांधी जी की, वो जो पद यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुआ, और फिर लोकसभा चुनाव में जिस तरह का रिजल्ट आया, बीजेपी को जिस तरह से रोक लिया गया, उसका जो मोमेंटम था वो टूट गया। वो एक हमारी, यदि साइज़ के हिसाब से देखें या लोकसभा सीटों के हिसाब से देखें तो बहुत छोटी स्टेट है, लेकिन उसका प्रभाव या उसका असर जो महत्वपूर्ण स्टेट है, छोटी है नहीं, उसका लोगों की नज़र थी उसके ऊपर, क्योंकि बहुत समय के बाद ऐसा लग रहा था कि एक कोई ऐसा प्रदेश है जहाँ कांग्रेस बहुत सशक्त बहुमत लेके आएगी। क्योंकि पूरे जो 3-4 साल थे उससे पहले के, आप ये मान के चलिए कि देश के सारे बड़े मुद्दे ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे हरियाणा के हैं वो। चाहे उसमें किसान आंदोलन था, चाहे उसमें महिला खिलाड़ियों का मुद्दा था, अग्निवीर था, चाहे उसमें अग्निवीर था, तो सारी चीज़ें वहीं हो रही थी, और माहौल भी इसी तरह का बना सेंटर था वो। बिल्कुल, माहौल भी इसी तरह का बना हुआ था। तो ऐसी परिस्थितियों में भी मौका गवा दें तो, और दुर्भाग्य की बात यह कि अभी तक किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली। मैं ये पूछने वाला था आपसे कि अक्टूबर 8 तारीख को रिजल्ट आया था, ठीक है, जिस दिन आपकी पार्टी की 37 सीट आई थी और आप भी चुनाव हार गए थे। अब अक्टूबर में लगा लूँ पूरा ही, नवंबर, दिसंबर, और आज 9 महीने हो गए, 10 हो गए मेरे हिसाब से। आप 10 हो गए, हाँ 10 महीने हो गए, 2 बचे हैं। ठीक है। उदय भान जी भी आज तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं हरियाणा के, और CLP तो कोई बना ही नहीं है अभी तक। हुड्डा साहब बनना चाहते हैं, नहीं बन नहीं पा रहे हैं। अब आप कैसे देखते हो उसको कि जो आपकी लीडरशिप है, राहुल गांधी जी या खड़गे साहब, कि क्यों हरियाणा को ऐसे छोड़ दिया नाथ की तरह, जहाँ की अभी भी कांग्रेस पार्टी जो है वो मुख्य विपक्षी पार्टी है 37 सीटों के साथ में। आपको नहीं लगता कि इसका असर होगा? नहीं, देखिए, उसमें पहला कदम और एक बहुत बेहतर कदम जो उठा लिया गया है वो ये जो संगठन सृजन की जो कार्रवाई है, बहुत लोगों को अभी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये होगा। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरी एक्सरसाइज हुई है, जिसका मेरे ख्याल से 2-4 दिन या हफ्ते 10 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा, इन द सेंस की जिला अध्यक्ष जो है उनकी नियुक्ति हो जाएगी, और मेरे ख्याल से 11-12 साल के बाद होगी, तो 13 साल के बाद, 13 साल के बाद, तो वो अपने आप में ये दिखाता है कि हरियाणा को प्राथमिकता पे लिया गया है, क्योंकि गुजरात के बाद दूसरी ये स्टेट है जहाँ पे एक्सरसाइज की गई है। नहीं, इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लिया गया है, हाँ। लेकिन विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष नहीं, वो भी मेरे ख्याल से उसके ऊपर इसके बाद जब ये हो जाएगी तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि प्रदेश स्तर पे भी जो संगठन में बदलाव आएंगे या जो लोगों को लिया जाएगा या नियुक्तियां होंगी, वो भी उसके बाद नेचुरल स्टेज है, वो ज़रूर आएगी। मैं ये नहीं कहता कि वो तुरंत 15 दिन में आ जाएगी या महीने में आ जाएगी, लेकिन वो ऑटोमेटिक है। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ कि जैसे हरियाणा में फूलचंद मुलाना अध्यक्ष थे, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, फिर अशोक तंवर अध्यक्ष बने और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे 2014 तक। उसके बाद किरण चौधरी नेता बनी विधायक दल की, अशोक तंवर अध्यक्ष रहे 19 तक। फिर कुमारी शैलजा अध्यक्ष बनी और हुड्डा साहब बने नेता विपक्ष। और अब भूपेंद्र हुड्डा जो है वो नेता थे विपक्ष के चुनाव तक, और उदय भान जी अध्यक्ष थे। तो लगभग पिछले 20 साल से लेके लगभग 19-20 साल से सिर्फ दलित और जाट कॉम्बिनेशन चलता आ रहा है, ठीक है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बुके है। जहाँ तक मैं सही समझ रहा हूँ कि 2004 से पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी होती थी, एक कम्युनिटी की, जाटों की पार्टी उसको माना जाता था, और कांग्रेस पार्टी होती थी गैर जाट की पार्टी, जिसमें अपने अपने रीजन में नेता बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे। राव इंद्रजीत, अवतार सिंह बढ़ाना, AC चौधरी, चौधरी वीरेंद्र सिंह, भूपेंद्र हुड्डा, इधर शमशेर सिंह सुरजेवाला, फिर रणदीप सुरजेवाला, फिर शैलजा, किरण चौधरी, बंसलाल की फैमिली, उधर भजनलाल का परिवार। तो ये एक बुके था, ठीक है। आपको नहीं लगता कि अब इस कॉम्बिनेशन को तोड़ने की आवश्यकता है, या ये ठीक है, चलना चाहिए ऐसा? नहीं, देखिए, ये मेरे ख्याल से कोई सोचा समझा नहीं है कि 2 जो मुख्य पद हैं
इत्तेफाक है। जो मतलब जब आपकी सरकार थी तो मुख्यमंत्री का हो गया और प्रदेश अध्यक्ष का हो गया, जब सरकार नहीं है तो CLP लीडर का हो गया और प्रदेश अध्यक्ष का हो गया। यहाँ तक मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये तथ्य की बात है कि इन दो कम्युनिटीज़ से ही आए हैं सारे, हमेशा वही एक कॉम्बिनेशन चलता आ रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन स्टैटिक है या ये बस यहीं अटक के रह गया है। इसमें बदलाव हो सकता है और होने की संभावना भी है, लेकिन वो पार्टी को अब देखना है कि हमारा जो कोर बेस आज के दिन है वो क्या है। तो उस नाते यदि आप देखें तो जिन दो समाज के वर्गों की आप बात कर रहे हैं, वो राजनीतिक तौर पे भी और वो संख्या के हिसाब से भी सबसे बड़े ग्रुप्स हैं वो। ठीक है। तो उस नाते उनका वजन तो रहेगा। हमारी जो कमी जो आई, जहां बीजेपी ने अपना खेल खेला, वो एक तो जो SC समाज है उसके अंदर जो एक विभाजन करने में वो कामयाब रहे DSC के माध्यम से, और दूसरा बैकवर्ड्स को, क्योंकि बैकवर्ड हमेशा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी था हरियाणा में, जो बैकवर्ड को वो अपनी तरफ उनको ले जाने में जो कामयाबी उनकी रही है, तो वो चीज़ें हैं। तो निश्चित तौर पे पार्टी का प्रयास ज़रूर ये रहना चाहिए कि इन दो वर्गों को दोबारा किसी तरह से अपनी तरफ लाने का प्रयास करें, लेकिन उस प्रयास में ये भी नहीं हो सकता कि जो दूसरे बड़े समाज के वर्ग आपके साथ जुड़े हुए हैं आप उनको अपने से दूर कर लो। तो एक डेलिकेट बैलेंस है जो बनाना पड़ेगा। और जैसे आपने कहा कि बहुत नेता होते थे और सबका एक प्रभाव क्षेत्र होता था और पूरी पार्टी उस नाते बड़ी मजबूती में थी, तो वो एक उसकी अपने उसकी क्षमताएं भी हैं, कई बार कमज़ोरी भी हो जाती है, लेकिन हाँ, सभी वर्गों के लोग, उनको एक स्थान मिले पार्टी में, संगठन में, उसके बिना काम नहीं चलेगा। एक और चीज़ मैं देखता हूँ कि लीडरशिप क्राइसिस है हरियाणा में। अगर मैं ये 3-4 बड़े नाम छोड़ दूँ, उसके अलावा झाँकूँ देखूँ कि कहाँ की लीडरशिप दिखाई देती है क्या, कहीं नज़र ही नहीं आती। सेकंड लीडरशिप जो होती है किसी भी पार्टी की, किसी भी संगठन की, उसका बहुत अभाव है हरियाणा की राजनीति में। देखिए, इस बात से मैं आपकी बात से यहाँ तक सहमत हूँ, क्योंकि हरियाणा छोटा प्रदेश है, क्योंकि मैं भी उसका बेनिफिशियरी हूँ, और लीडरशिप कुछ परिवारों में बंद के रहेगी। उसका उस तरह से फैलाव, लोग आते हैं, MLA बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन लीडर नहीं बन पाते। एक उसका छोटा सा कारण मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जो राजनीतिक गतिविधि पे रोक लगी हुई है पिछले 24 या 26 साल से, वो एक कारण हो सकता है कि आपकी नई लीडरशिप उभर के नहीं आ रही। तो कोई भी नया व्यक्ति यदि वो राजनीति में आना चाहता है, तो उसके पास कोई उस यंगर स्टेज पे एवेन्यू नहीं है जहाँ से वो निकले या अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखा सके। तो उसको स्वाभाविक तौर पे किसी ना किसी पार्टी के बड़े नेता के साथ जुड़ना पड़ता है। तो वो जो नेता जो ऊपर बैठा है, तो उसको स्वाभाविक तौर पे और बल मिलता है। उस आदमी को एक रास्ता नज़र आता है कि शायद यहाँ से मैं राजनीति में निकल सकूँ। तो ये एक तो ये, और दूसरा इसका एक जो दुष्परिणाम हुआ है, इसकी वजह से जो एक आइडियोलॉजी का महत्व होना चाहिए राजनीति में, वो गायब हो गया है। अब ऐसा लगता है जैसे आदमी का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि किसी ना किसी तरह से पद हासिल हो जाए, चाहे वो MLA बन जाए, वो जिला परिषद में चल जाए या कहीं चला जाए। तो इसीलिए मैंने कहा कि शायद वो एक आइडियोलॉजी का अभाव उस वजह से आ गया। आपने यूनिवर्सिटीज़ की बात की, वो ठीक है आपकी बात, वो तो एक फैक्चुअल थिंग है जो सिनेरियो में है। बट मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी की तरफ से भी लीडर्स को डेवलप करने की कोशिश नहीं हो रही है, अदर देन द फैमिली इन द बैकग्राउंड।
अब आप मुझसे वो कहलवाना चाह रहे हो जो मैं नहीं कहना चाह रहा था। नहीं, सच्ची बात आपको बोलनी चाहिए ना। नहीं, कम से कम देखो, ये कम से कम एक्सेप्ट ही कर लीजिए। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सबको दिखता है। नहीं दिखता तो है, लेकिन कई बार बोलना भी पड़ता है। नहीं, 20 साल से हरियाणा की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति का केंद्र एक था, जिस वजह से बाकी सब छोटे पड़ गए। और सिर्फ छोटे नहीं पड़ गए, उनके अंदर संघर्ष करने की क्षमता भी कम होगी, हथियार डाल दिए। क्योंकि हाँ, ऐसा प्रतीत होता है। अदरवाइज इतना एक तरफा नहीं हो सकता। ऑल सेड एंड डन नेशनल पार्टी है, और नेशनल पार्टी में एक सुविधा ये ज़रूर होती है कि आपको एवेन्यू ज़रूर मिल जाता है कहीं ना कहीं अपनी बात रखने का। स्टेट पार्टी है तो उसके अंदर तो जो भी टॉप लीडरशिप है उसके बाद आप कहीं जा नहीं सकते, लेकिन राष्ट्रीय दल का ये उसकी एक खूबी है कि आपके पास बहुत रास्ते होते हैं, बहुत खिड़कियां हैं, बहुत दरवाजे हैं। लेकिन ऐसा लगा हरियाणा में कि बहुत से लोग तो छोड़ गए, और जो बचे थे उन्होंने ज़्यादा उस नाते उस चीज़ को लड़ाई नहीं लड़ी जो लड़नी चाहिए। लोगों में तो आप लोग भी तो हो। बिल्कुल, मैं उसीलिए कह रहा हूँ। अब ये सवाल हालांकि मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए, बट अब पूछ लेता हूँ क्योंकि अब आप पॉलिटिक्स में हो जी। कभी आपकी चर्चा आपके पापा से हुई कि भाई क्यों उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, जबकि उनके बहुत नज़दीकी संबंध सोनिया गांधी से, गांधी परिवार से थे। ऐसा कहते हैं कि वो राजीव गांधी के दोस्त थे और राजीव गांधी उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। और जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, चौधरी साहब सोनिया गांधी जी को बता के गए थे कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूँ। देखिए आदेश जी, मेरे पिताजी जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल जन्मजात कांग्रेसी थे, और बहुत मेहनत की उन्होंने। और सिर्फ मेहनत नहीं की, राजनीतिक सूझबूझ बहुत रखते थे। वो ठीक है, उनकी कुछ चीज़ें हैं जो उनकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है, जो उनकी बेबाकी जो है, लेकिन वो एक संगठन के आदमी थे, और उस नाते पार्टी में उनको बड़ा सम्मान मिला। और ये सम्मान सन 77 से ही मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि 77 का एक बड़ा अजूबे वाला चुनाव था। बहुत शीर्ष नेतृत्व भी हार गया था उसमें, लेकिन मेरे पिताजी पहली बार उस आंधी में एमएलए बन के आ गए थे, तो बहुत जल्दी उनकी पहचान हो गई थी। लेकिन पहचान होना सिर्फ अपने आप में बड़ी बात नहीं है, उसके बाद जो उन्होंने संगठन के लिए, पार्टी के लिए काम किया, उसकी पहचान हुई। और पहले उनको संजय गांधी जी ने भी पिकअप किया, दुर्भाग्यवश उनका निधन जल्दी हो गया था। उसके बाद राजीव गांधी जी के टाइम में तो वो उनके बहुत करीबी रहे, तो वो उस नाते बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन राजनीति में यदि आप हैं, और ख़ास तौर पर जब पूरी जवानी उसको दे रखी है, तो आपकी महत्वाकांक्षा होना बहुत आवश्यक है। मोटिवेशन तो वहीं से होगी कि आपको ऊपर जाने का रास्ता मिले। तो किसी ना किसी स्टेज पे आके उन्हें एहसास हुआ कि ऊपर का दरवाज़ा बंद हो गया मेरा। अच्छा। और तो वो एक पॉलिटिकल कॉल थी, वो आइडियोलॉजिकल कॉल नहीं थी। वो ऐसा नहीं था कि किसी से नाराज़गी होगी या दूसरे ज़्यादा पसंद आ गए। कोई अपना घर, जब तक बहुत ज़्यादा हालात ऐसे ना हो कि आदमी रह ना पाए, कोई नहीं छोड़ना चाहता जिस घर में आप सदा रहे हो। तो 42 साल कांग्रेस में रहने के बाद जो उनका फैसला था, उसका मेरे हिसाब से विशुद्ध राजनीतिक कारण था कि ऊपर प्रोग्रेस करने का रास्ता उन्हें ऐसा लगता था कि शायद बंद हो गया। आपको बताया कि उन्होंने सोनिया गांधी को बताया था कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं? बिल्कुल बताया था। क्या कहा था? मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हाँ, जब उनका पता चला कि बीजेपी से उनकी बात चल रही है, तो मैसेज आया था कि मिलना चाहेंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट थे शायद उस टाइम पे, तो हाँ, तो मेरे पिताजी ने कहा बिल्कुल मिलूँगा, और मिल के सारी बात भी बताई, कारण भी बताया, कारणों से सहमति भी जताई गई। सोनिया गांधी ने जताई? हाँ, मतलब और मतलब लीडरशिप इतनी मजबूर थी कि अपने एक इतने पुराने आदमी को जाने दिया। अब बस होता है कई बार ऐसे हालात बनते हैं कि आपको पता है कि ये गलत हो रहा है, उसके बावजूद आप उसको नहीं रोक पाते। देखिए, मेरे पिताजी का एक बड़ा विचित्र किस्सा हुआ था 2013 में। वो शायद, मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में और ऐसा किस्सा नहीं है कोई, कैबिनेट रिशफल, कि आपके पास, देखिए, आप संभावितों में होना तो बहुत आम चीज़ है, ठीक है। बल्कि बीजेपी में तो जितने नाम टीवी पे चलते हैं वो कभी मंत्री नहीं बनते।
तो उस चीज़ को छोड़िए, अटकलबाजी की बात नहीं कर रहा। मेरे पिताजी को बाकायदा कैबिनेट सेक्रेटरी से निमंत्रण आया हुआ था कि कल 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और आपका नाम प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। तो उस स्टेज पे आके भी यदि आपको किन्हीं कारणों से किसी दबाव में यदि रोक दिया जाए तो वो आदमी को फिर पीड़ा तो होती है, लेकिन वो भी कारण आखिरी कारण नहीं था पार्टी छोड़ने का। जबकि वो मौका जबकि वो मौका ऐसा था कि हर व्यक्ति ये सोच रहा था कि जी अब तो हद हो गई, अति हो गई, लेकिन उन्होंने तब भी नहीं छोड़ी थी। उसके बाद भी 1-1.5 साल इंतजार किया था। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको कैबिनेट मंत्री बनने से रोक दिया, और मुझे पता है कि आप ही जानते हैं कि किसने रोका है, क्योंकि जाहिर पता ही होता है, तभी पार्टी ने छोड़ी। इससे बड़ी कौन सी चोट लगी जब पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? उनको फिर भी, क्योंकि इतना समय उस पार्टी में दिया था, उनको उम्मीद थी। अच्छा, दूसरा जो संबंधों की बात की, संबंध अच्छे थे तो उनको था कि शायद कुछ रास्ता कहीं ना कहीं निकलेगा। वो निकला नहीं। ले वो साल तक इंतजार किया। उस दौरान कुछ एक तो ऐसी मुलाकातें हुई जिनमें उनको था कि कुछ होगा, लेकिन वो जैसे थे कि स्थिति बनी रही हमेशा। जहाँ तक मेरे पास जानकारी है जी, चौधरी साहब ने सोनिया गांधी को कहा कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो मैं बीजेपी जाऊं या फिर मैं अपनी पार्टी बनाऊं, और पार्टी बनाऊं तो मैं उसमें पैसे चाहिए, वो मेरे पास है नहीं। 2 चीज़ें, रिसोर्सेज चाहिए और दूसरा उम्र। और ये था कि इलेक्शन बहुत करीब आ चुका था, तो ऐसे भी नहीं है कि आप कोई नया रास्ता चुन के बहुत उसके अंदर कामयाबी की उम्मीद रख सकें। तो ये तो चीज़ है। क्योंकि मेरे पिताजी का एक तो ज़रूर था कि कभी भी किसी क्षेत्रीय दल का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वो चीज़ हमेशा से खारिज थी। हालांकि मुझे भी शुरू में जब पहली बार बताया ना कि बीजेपी वालों ने संपर्क किया है, तो मुझे बड़ी अटपटा लगा था। अच्छा। क्योंकि बीजेपी के प्रति एक तो होता है ना कि रुचि ना हो, एक ये होता है कि आप कॉन्शियसली उस पार्टी और उसकी विचारधारा के विरोध में, क्योंकि हरियाणा में अन्यथा बीजेपी थी नहीं, तो उस नाते राजनीतिक तौर पर तो वजन था नहीं, लेकिन फिर भी हमारे परिवार में बीजेपी की जो विचारधारा थी उसके प्रति कभी लेश मात्र भी लगाव नहीं था। भूपेंद्र हुड्डा की फैमिली से आपकी क्या रिश्तेदारी है? हुड्डा जी की माँ जो हैं वो मेरे पिताजी की बुआ हैं, तो फर्स्ट कजन हैं। फर्स्ट कजन से? हाँ। फर्स्ट कजन मतलब गांव के हिसाब से, गांव में जिस तरह से परिवार की संरचना होती है, हाँ मतलब फर्स्ट कजन है। और कुछ रिश्तेदारी उधर भी है सुरजेवाला फैमिली में? सुरजेवाला वो तो जी हरियाणा में सबकी मिलेगी आपस में कहीं ना कहीं। हाँ, लेकिन बुड्ढा जी से और सुरजेवाला जी से काफ़ी करीबी रिश्तेदारी है। हाँ। सर, छोटू राम के परिवार से आपका संबंध, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उनसे आपका क्या रिश्ता है और वो क्या कहते थे किसानों के लिए, जो आप अक्सर कहते हो। नहीं सर, छोटू राम का देखिए, उनकी 2 बेटियां थी। एक थी श्रीमती भगवानी देवी कहते थे, लेकिन एक्चुअल नाम भगवान देवी था। ओके। वो बड़ी थी, और एक छोटी राम प्यारी जी थी, वो बचपन से ही अंधी थी। ओके। तो सामाजिक तौर पे उनका ब्याह ज़रूर किया गया था, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी मेरी जो भगानी देवी उनकी बड़ी बहन है उनके साथ ही रही थी। और मेरे पिताजी भगवान देवी के पुत्र हैं, तो सर छोटू राम के नाती हुए। वो इकलौते हैं, और फिर आगे मैं और मेरी बहन। उस नाते तो लोग तो कहते हैं कि सर छोटू राम मेरे पड़नाना हुए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आपके पिताजी की लाइन से हो, उनके वो भले ही नाना हो, लेकिन आपके वो पड़दादा होंगे। अच्छा। नाना वाली लाइन तो माँ की तरफ से चलेगी ना। ये लाइन तो वो मेरे पिताजी की तरफ की लाइन है। उनके वो भले ही नाना है, लेकिन क्योंकि मेरे पिताजी के वो नाना है, तो शायद मेरे पड़दादा होंगे उस नाते। हाँ। बाकी ये है कि मैं रोहतक 5 साल रहा जी। मेरी पैदाइश भी रोहतक की है, और शुरू की जो मेरी 5 साल की पढ़ाई है वो रोहतक में ही थी, और मैं अपनी दादी जी के साथ ही वहाँ रहा हूँ। तो जिस माहौल में आप रहें, और उस बचपन में आपको ये एहसास नहीं होता कि आप
कहाँ पल बढ़ रहे हैं। कभी उस तरह का ये, अच्छा कुछ हमारा बहुत साधारण परिवार रहा है उस नाते। कभी ये नहीं था कि कोई बहुत पैसा रहा हो या बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हों। बहुत ही साधारण उस नाते हमारा रहन सहन रहा है। साधारण भी क्या, मैं कहूँगा देसी था। शहर में थे, रोहतक में थे, लेकिन देसी था। इसलिए जो मेरे स्कूल के जो मित्र थे, ख़ासतौर पे क्योंकि वो पंजाबी थे, तो उनके यहाँ जाके मेरे को बड़ा मज़ा आता था। क्यों? मतलब खाने कई तरह के बनते थे। अच्छा। और उस टाइप के शौक वाली चीज़ें जो होती हैं, जबकि हमारे यहाँ बड़ा सादा हिसाब किताब था। तो जैसे मैंने कहा, बड़ा देसी सा माहौल था घर में। आप ये कह सकते हो कि शहर में थे लेकिन ग्रामीण थे। आज भी आई थिंक वैसा ही है, ज़्यादा वक्त तो आया नहीं। तो अब थोड़ा तो आ गया, क्योंकि छठी क्लास से मैं चंडीगढ़ और उसके बाद दिल्ली, तो उस नाते एक नहीं, फर्क फिर तो भी आया। खान पान तो वैसे ही है लगभग, जो ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं होगा। थोड़ा कभी कभार आप थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट चले गए, इटालियन खा लिया, बस है ना। वो जो एक साधारण चीज़ें हैं आजकल, पहले तो खैर रेस्टोरेंट होते भी नहीं थे। वो सुधे तो बाकी तो सर छोटराम की कहानियाँ और किस्से वहाँ बहुत सुनता कुछ था। कहते थे वो किसानों के लिए, सर छोटराम अक्सर आप वो बात बोलते भी हो, वो क्या लाइन है, वो सुनना चाहता हूँ। वो तो खैर उसका कोई संदर्भ हो तो बोले, लेकिन जिसका आप जिक्र कर रहे हो वो यही था कि ए बोले किसान, दो बात मेरी ले मान, बोलना ले सीख और दुश्मन ले पहचान। तो ये बड़ी साधारण सी कहने में लाइन है, लेकिन इसका मायने इतना गहरा है। और मेरा ये कहना है कि ये चीज़ अभी तक शायद उस तरह से लोग नहीं समझ पाए जिस तरह से समझनी चाहिए थी। तो बाकी क्योंकि दादी जी अपने पिताजी के साथ रहीं पूरी ज़िंदगी, तो बहुत सी चीज़ें थी जो सुनने को मिलती थी उनसे। अब अगर मैं ये कहूँ कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी में, दोनों पार्टियों के बीच में? देखिए, डिफरेंशिएट तो जिस समय मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा मैं तब भी कर सकता था। अच्छा। और शायद मैं मेरे पिताजी से ज़्यादा कड़े विचार रखता था बीजेपी के बारे में। लेकिन कई बार वो होता ना, जब आप किसी चीज़ में पहली बार आ रहे हो और आपको एक मौका मिल रहा है, तो शायद आप उस चीज़ से आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। और क्योंकि मेरा एक दो बार पहले भी हुआ था कि राजनीति में अगर मौका मिल जाए तो आ जाऊं, लेकिन वही वाली बात है, उस समय कांग्रेस में रास्ते बंद हो रहे थे सारे के सारे। जबकि मैं आईएएस की नौकरी छोड़ने के लिए तैयार था दो मौक़ों पे, लेकिन रास्ते बंद थे। कब आए थे ये मौके दो? दूसरे का तो नहीं, एक बता देता हूँ, 2011 वाली बात। 2011 बल्कि मैं उस समय डीसी चंडीगढ़ था, और हिसार की लोकसभा सीट चाहे भजनलाल के देहांत की वजह से विकेट हुई थी। ओके। तो बाई इलेक्शन था वो, और आम मान्यता थी, हालांकि कांग्रेस की सरकार थी, याद है मुझे, लेकिन आम मान्यता थी कि ये सीट हारेंगे। अच्छा। क्योंकि भजनलाल जी का बहुत प्रभाव था, और मुझे अगर गलती नहीं लग रही तो शायद कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। कौन लड़ा था उस टाइम? मेरे याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से वही लड़े थे जो अब एमपी हैं। अच्छा, जयप्रकाश लड़े? आई थिंक वही लड़े थे। ओके। जमानत जब्त हुई थी या थोड़ी सी बची थी, कुछ ऐसा ही था। बहुत हिसार में यदि आप देखेंगे कि इस चुनाव से पहले 2024 के चुनाव से पिछले जो 4 चुनाव हैं, कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी वहाँ पे। 4 चुनाव लगातार जमानत जब्त हुई है या थोड़ी सी बची, क्योंकि भजनलाल फैमिली का वो सबसे बड़ा कारण वही था। कांग्रेस पार्टी छोड़ना सबसे बड़ा कारण वही, छोटा लाज का वहाँ पे आना, वो सब चीज़ें। और फिर 2 चुनाव तो ऐसे हुए 14 का और 19 का, जहाँ बीजेपी की पूरी लहर थी, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा था। आपने कहा कि रास्ते बंद कांग्रेस पार्टी में हो गए थे आपकी फैमिली के लिए। 24 में रास्ते कैसे खुले? क्या किसी से बात हुई लीडरशिप में? रास्ते खुलने की बात नहीं थी, मेरा मन बन चुका था। अच्छा। मैं बीजेपी में बहुत अपने आप को मिसफिट मानता था मैं वहाँ पे। इसीलिए बीजेपी में मेरी ज़्यादा लोगों से दोस्ती भी नहीं हो पाई। और ख़ास तौर पे वो जिनसे होनी चाहिए थी, मेरा उनसे क्या बोले हैं उसको, राब्ता बोलते हैं, वो नहीं बैठता था उनसे। तो मेरे को उनकी बातें भी अटपटी सी लगती थी, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह की चर्चा या उस तरह का तो कभी था ही नहीं।
कभी किसी वर्ग के, किसी धर्म के, किसी जाति के बारे में कड़वा विचार रखना या घृणा की भावना रखना या गुस्सा पैदा करने की चीज़, इस तरह का तो कभी माहौल मैंने नहीं देखा था हमारे घर में। तो वहाँ मुझे वो चीज़ें बहुत और मेरे साथ बदकिस्मती से ये हुआ, वो शुरू में ही शुरू हो गई। शुरू में इसलिए कह रहा हूँ कि जो पहला सेशन जब शुरू हुआ 2019 में, जब हम चुन के आए, तो वो 370 वाला था, 35 और 370 वाला। तो उसमें जिस तरह की भाषणबाजी हुई थी, मेरा उससे मन उठ गया था। मैंने कहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे रहना। लेकिन फिर भी आदमी कोशिश करता है कि, क्योंकि वाजपेयी जी के जो 6 साल थे और या मोदी जी के भी जो पहले वाले 5 साल थे, उसमें इस तरह का नहीं प्रतीत होता था कि इतना ज़्यादा। नहीं, वाजपेयी जी तो मतलब कहते थे उनके बारे में कि वो अच्छे आदमी है गलत पार्टी में। नहीं, मोदी जी के भी जो पहले 5 साल थे वो नहीं थे जो 2019 के बाद आए हैं। असली उसकी नींव तो वही थी। नींव तो थी, लेकिन एजेंडा अनफोल्ड होना 2019 में शुरू हुआ, असली वाला एजेंडा। लेकिन जो अगर वो नींव ना हो तो वो नहीं आ सकते। मैं उस बात को मानता हूँ। तो मेरा वहीं से मेरे को हो गया था कि तो और मैं जब ये राहुल गांधी जी ने जब ये भारत जोड़ो यात्रा करी ना, उसको मैंने पहले दिन से फॉलो करना शुरू किया सोशल मीडिया पे। रिलीजियसली मैं फॉलो करता था, ज़्यादा नहीं तो कम से कम दिन में 1.5-2 घंटा देखता था मैं। और घर में लोग कहते थे जी देख क्या रहे हो, पैदल चल रहे हैं, कोई भाषण हो कुछ हो तो बात समझ में भी आए। मैंने कहा मेरे को तो अच्छा लग रहा है। तो उस समय मेरे को कई बार ये विचार भी आया था कि मे बी दिस इज द टाइम दैट कि मैं सिर्फ कूद जाऊँ बस वहाँ जाके। फिर मैं, लेकिन जिस चीज़ से मैं झिझक जाता था वो ये था कि बाई इलेक्शन आएगा। और बाई इलेक्शन कुछ ही कहिए, इलेक्शन जी महंगा काम है और लोगों को बार बार आप, क्योंकि हम चुनाव लड़ते हैं चंदे पे, तो बार बार मांगना भी अच्छा नहीं लगता। तो उस चीज़ से मैं थोड़ा झिझक जाता था। तो लेकिन हाँ ये है कि 2023 जुलाई के महीने के आसपास मैंने मन बना लिया था। एक मेरी कमी है कि मैं ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट नहीं करता। उस नाते मेरा नहीं है कि मैं किसी के बाहर जाके बैठा रहूं, वो मेरे से नहीं हो पाता था। तो मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति से मैंने बात की थी एक बार, उससे मुझे कुछ बात आगे बढ़ती जब नज़र नहीं आई, तो राहुल जी मेरे साथ, हम डिफेंस कमेटी में इकट्ठे थे। तो वहाँ एक बार ऐसा हुआ कि हम साथ वाली कुर्सी पर बैठे थे, तब मैंने उनसे पहली बार जिक्र किया था। क्या कहा? ये बात होगी जुलाई अगस्त 2023। क्या कहा आपने राहुल जी को? तब तो मैंने यही कहा था जी आपसे अगर मिलना हो तो कैसे मिल सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को तुरंत एक नंबर दे दिया था। शाम तक मेरे पास फ़ोन आ गया था। उसके बाद मैं उनसे मिल लिया था। तो आपने कहा कि मुझे पार्टी ज्वाइन करनी है? मैंने उनको बिल्कुल ये कहा जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। क्या बोले फिर? नहीं, उन्होंने भाई बड़ी अच्छी चीज़ तो यही कही थी कि मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से डिफेंस कमेटी मीटिंग में देखता था और मुझे समझ में तो आ गया था कि तुम हो तो हमारी साइड वाले। अच्छा। तो हालांकि मैंने उनका जवाब ये ज़रूर दिया, मैंने कहा जी लेकिन मेरे को देखो, मेरी पार्टी ने कभी टोका नहीं है, क्योंकि मैं अपनी कमेटी की मीटिंग्स में, कई कमेटियों में था मैं काफ़ी उग्र रहता था, क्योंकि कमेटी का पर्पज़ ही ये है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे आप सख्त सवाल करें। लेकिन मुझे ये भी पता लगता था कि कई लोगों को मैसेज जाते थे अगर वो उल्टा सीधा कुछ पूछ लेते थे कि भाई अपनी सरकार है, ज़्यादा यूँ नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे पास, मैंने कहा कि मेरे पास ऐसा कभी कुछ नहीं आया। तो उन्होंने कहा शायद आप उनको पता भी है कि आपको बोलेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं। ये जानते थे राहुल गांधी कि आप चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं? बिल्कुल। बात हमारी शुरू वहीं से हुई थी, उन्हीं ने शुरू की थी। अच्छा, क्या बोले थे? इन द सेंस कि हमें पता है कि क्या हुआ था, नहीं होना चाहिए था। मतलब आपके पापा के साथ क्या हुआ था वो राहुल गांधी ने कहा कि मुझे पता है? हाँ, वो नहीं होना चाहिए था। उन्हीं ने शुरू किया था, मैंने नहीं कहा था। ये डिफेंस की मीटिंग में हुआ, डिफेंस कमेटी की, या घर पे? बाद में जब मैं मिला था उनसे। अच्छा, क्या कहा थोड़ा बताइए विस्तार से। नहीं, मैं पूरा, वो तो मुलाकात मेरी उनसे नहीं थी, लेकिन यही बात थी जो आप कह रहे हैं, यहीं से शुरुआत हुई थी। फिर जब आपने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मतलब मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। ओके, उन्हें पता था सारा। तो जो आप बात कह रहे हैं तो वो वहीं से शुरुआत हुई थी। तो उस नाते मैं बहुत कंफर्टेबल था और मैं उस मुलाकात से
पूरी तरह से संतुष्ट था। फिर उन्होंने कुछ कहा कि भाई अब जब आपने कहा कि पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ या काम करना चाहता हूँ कि कैसे होगी, क्या होगा, कुछ नहीं कहा? या किसी ने आपको कि या किसी को ड्यूटी लगा दी गई या आप इनसे बात कर लीजिए, क्या हुआ था? अब यही मैं राजनीति में कच्चा हूँ, मैं ये बातें नहीं कर पाता। कौन सी बातें? ये कि आगे क्या होगा नहीं होगा। हाँ जरूर, ये तो ठीक है, आपने कह दिया उनको। ये तो होता है कि आदमी फिर आपको कहता है कि जी ये एक दो व्यक्ति हैं, इनसे आप मिल लीजिए, तो उस तरह की बातें हैं। फिर वो उस प्रक्रिया में जरूर बहुत टाइम लगा। उसमें तो काफ़ी टाइम लगा, कई महीने लगे। 6 महीने लग गए। हाँ। और ज़्यादा जल्दी मैंने तब पकड़ी जब मुझे ये सूचना मिल गई कि मेरे को बीजेपी टिकट देने वाली है। अच्छा, लोकसभा की। ठीक है। तब फिर मैंने खड़गे जी के ऑफिस में मैंने कहा जी लेट हो रहा है। मैंने कहा वो कब मीटिंग हो चुकी है परसों, और मुझे पता लग गया है कि ऐसे ऐसे मेरे को इस धर्म संकट में मत डालो, और कुछ करना है तो करो। तो इसीलिए मेरी ज्वाइनिंग जो थी वो संडे को हुई थी, जबकि राहुल कासवान अगले दिन मंडे को उन्होंने ज्वाइन किया था। तो बेहतर होता हम दोनों इकट्ठे अगर दिख रहे होते तो। दो जाट चेहरे आते बीजेपी के। नहीं मतलब बीजेपी से हम ही थे जो आए थे। और मैं तो उस कैटेगरी का था कि टिकट भी मिल रही थी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती थी हिसार से लोकसभा? कांग्रेस पार्टी में आप लड़ना चाहते थे हिसार से? हाँ बिल्कुल लड़ना चाहता था। टिकट नहीं दी आपको? नहीं दी। किसको कहा था आपने लड़ने के लिए? किसी को भी नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ शायद मेरी राजनीतिक समझ या ना समझ, वो पॉलिटिकल नाइविटी जिसको बोलते हैं, वो झलकी है शायद। क्योंकि मेरे से बड़ी, जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी, एक सीनियर लीडर से मैं पहली बार वहीं मिला था, कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऑफिस में, और पहला सवाल वो मुझसे करते हैं, कमिटमेंट हुई है कोई? मैंने कहा जी किस चीज़ की? कहते टिकट की। मैंने कहा जी मैं ऐसी कोई बात करके नहीं आया। मैंने कहा अब मैं ये क्या कहूँ कि बीजेपी का इकलौता एमपी पार्टी छोड़ के आपके पास आने लग रहा है, उसको भी ये कहने की ज़रूरत है क्या? नहीं, कांग्रेस पार्टी में है। नहीं, वो शायद इसलिए था कि उनको पता था कि कांग्रेस पार्टी अभी भी शायद वहीं खड़ी है जहाँ पहले थी। एक आखिरी सवाल विजेंद्र जी, ओबीसी की राजनीति आपके नेता राहुल गांधी कर रहे हैं आजकल, कह रहे हैं कि ओबीसी को हमने पीछे छोड़ दिया और हम आगे निकल गए, अगर आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। हरियाणा में आपकी कम्युनिटी ओबीसी में नहीं आती, ठीक है, तो आपकी जो राजनीति है उससे इसको कुछ नुकसान होगा? नहीं, देखिए राहुल गांधी जी की जो बात है वो सिर्फ ओबीसी की नहीं, वो एक समावेशी राजनीति की बात है, जिसमें समाज के कई वर्ग हैं जो किसी हद तक छूट गए। और ख़ास तौर पे कांग्रेस की व्यवस्था में, जो उन्होंने खुद कहा है कि जितना हमें इनकी ओर देखना चाहिए था, इनको जितनी जगह मिलनी चाहिए थी पार्टी में भी, वो हम नहीं दे पाए। तो उसमें तो उनका सिर्फ कोई हरियाणा या किसी एक प्रदेश की बात नहीं है, वो तो पूरे देश की राजनीति है, और उससे पूरे देश की राजनीति स्वाभाविक तौर पे बहुत गहरे तरीके से प्रभावित होगी। उसका पटाक्षेप क्या होगा वो बाद की बात, क्योंकि इतना साधारण रास्ता नहीं होगा ये, जब वो पूरी राजनीति। और ये देखिए आप, इसमें दिलचस्प चीज़ ये है कि बीजेपी जो कल तक इस विचार को कैसे बोलूं, बिल्कुल तिरस्कार की दृष्टि से देखती थी, और उनकी तो आदत है हर चीज़ जो उनको पसंद ना है वो मतलब देशद्रोह की बात का इल्ज़ाम लगा देते हैं, और इस चीज़ का जिक्र करना भी देशद्रोही की श्रेणी में डाल रखा था कि आप देश को मजबूत करना चाहते हैं, समाज को मजबूत, देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, समाज को कमज़ोर करना चाहते हैं, इस तरह की अनाप शनाप बातें की जाती थी। लेकिन उन्हें बात समझ में आ गई कि ज़रूरी है, कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको जो झटका 2024 में संविधान खतरे में है, उससे जो झटका लगा, उनको समझ में आ गया कि इन चीज़ों का समय अब शायद आना शुरू हो गया है, इनको ज़्यादा समय तक अब रोका नहीं जा सकता। अगर दलित के साथ ओबीसी भी जुड़ गया तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों की बंद होगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, वो मैं, टैरिफ की बात हो रही है, 25% टैरिफ, और अगर आपने रशिया से तेल लिया तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। दोस्त भी हैं दोनों, प्रधानमंत्री जी भी और ट्रंप साहब भी, तो
सीज फायर भी चल रहा है, इन सब के बीच में ये जो डिप्लोमेटिक फेलियर है, इसको आप एज ए फॉर्मर ब्यूरोक्रेट भी और एज ए कांग्रेस लीडर भी कैसे देखते हैं? मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट एज ए फॉर्मर ब्यूरोक्रेट इसमें मैं यदि भारतीय की दृष्टि से देखूं तो ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। मतलब मोदी जी नहीं, ट्रंप साहब, वो मोदी जी या मोदी सरकार की किश्तों में बेइज्जती नहीं कर रहे, वो हमारे देश को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ही कह लीजिए, जब देश की बात है तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और जिस तरह की भाषा ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो मतलब 10 मई से लेकर अब मतलब फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या थी पिछले 11 साल में, उसके ऊपर यदि आप अभी भी आंख नहीं खोलेंगे, यू आर फ्रेंडलेस राइट नाउ। जयशंकर जी कुछ ही कहते रहे कि यूनाइटेड नेशंस में वो प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें 180 देशों ने उसके समर्थन में किया। क्या समर्थन में किया? आतंकवाद का विरोध करने में कौन किसको आपत्ति होगी? ये इसी तरह की बात है कि ड्रग्स की बात हुई या चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन की बात हुई, वो हर ऐसी चीज़ के पक्ष में हर व्यक्ति बोलेगा, लेकिन जब तक आप उसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे जिनको आप इसके पीछे जिम्मेवार मानते हैं, तब तक तो आपकी बात ही बात है, उसमें और कुछ है ही नहीं। तो ये कहना कि पाकिस्तान के पक्ष में तो सिर्फ 3 देश खड़े थे, हमारे पक्ष में 190 थे, आपके पक्ष में तो एक भी नहीं था। आपके पक्ष में तो आपके सबसे घनिष्ठ मित्र जो होते थे हमेशा से, नेपाल और भूटान, उन्होंने भी एक शब्द नहीं बोला। सबने सिर्फ आतंकवाद की निंदा करके छोड़ दिया, और फिर ये कहना कि हमें लेकिन किसी ने टोका भी नहीं। टोका क्या? आप जीत के मुहाने पे खड़े थे, आपका हाथ पकड़ के रोक दिया, और टोकना इससे ज़्यादा क्या होगा? और ये 3 थोड़ी हैं, चाइना, टर्की और अजरबैजान थोड़ी है। अमेरिका ने रोका है असली तो। कौन सी दोस्ती निभा दी उन्होंने? और उसके बाद से, और ये जो टैरिफ का जो है, मतलब इतना, क्या बोलूं मैं, इतना नरम पड़ने के बावजूद भी यदि आपके साथ बर्ताव इस तरह का किया जाता है तो देश के लिए चिंताजनक है ये। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी हमारी आज के दिन जो परिस्थिति है, सोच के देखिए, दुनिया का शायद इकलौता देश है पाकिस्तान जिसको आज अमेरिका भी और चीन भी, जो आपस में प्रतिद्वंद्वी हैं, वो पाकिस्तान को गोदी में लेके बैठे हैं, और हमें दोनों ठोक रहे हैं, एक ज़मीन पे और एक टैरिफ में। नहीं, वो तो बिल्कुल जो 4 दिन की लड़ाई जो पाकिस्तान के साथ हुई है, थिएटर पाकिस्तान था, लेकिन उसका डायरेक्टर वगैरह तो सारा चाइना था। तो आर्मी ने ऑफिशियली कहा है, हमारी आर्मी ने कहा है। हाँ, वो तो हमारा लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि चीन तो युद्ध लड़ रहा था। यस। थैंक यू सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना समय दिया, थैंक यू सो मच। तो ये थी कहानी जितेंद्र सिंह जी की, एक ब्यूरोक्रेट, फिर सांसद, बीजेपी, कांग्रेस, और अब एक लंबे सफ़र पे निकले हुए हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि जो इनके संबंध रहे हैं गांधी परिवार के साथ में कांग्रेस के भीतर रहते हुए, वैसा कुछ आउटकम इनके पारिवारिक राजनीति में निकल के अभी तक नहीं आया है। आज इतना ही, नमस्कार।